अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 6 या 7 है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक जो हमने पढ़ा है कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं तो वो पूछ सकता है या सकती है। चलिए मैं आइए आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। अब ये अर्थ एक मैस है, ठीक है? तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताएं मुझे कितनी होगी। अर्थ एक अकेला मैस है या कोई भी मैस ले सकते हैं। तो अर्थ एक सिंगल मैस पड़ा हुआ है कहीं पर भी, या आप अर्थ को ले लें या कुछ भी ले लें, ठीक है, लेकिन सिंगल मैस है, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। हमारा आसिम जवाब दें। समीना सही आंसर दिया 0, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिंगल मैस की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती। तो ये गो के एक मैसिव बॉडी है, लेकिन चूंकि एक सिंगल बॉडी है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो बॉडीज की या दो से ज्यादा बॉडीज की होती है। तो यानी कि आप इसके लिए वर्ड यूज करती हैं कि सिंगल बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती बल्कि कन्फिगुरेशन की पोटेंशियल एनर्जी होती है। कन्फिगरेशन का मतलब है किसी भी स्टेट की जो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, कि अगर बॉडी रेस्ट पे पड़ी हो या वो एक स्टेट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर बॉडी ट्राइंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ढेर सारे मैसेज हैं तो एक सिस्टम बनाती हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अकेली बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। क्लियर है ये पॉइंट? कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो या दो से ज्यादा बॉडीज की होती है, यानी कि सिस्टम की होती है। हाँ जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखिए दो मैसेज है, एक अर्थ है और एक सैटेलाइट है। अब सपोज करें कि ये जो सैटेलाइट है ये इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, या इस तरह कर लें कि अर्थ और ये सैटेलाइट दोनों इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अर्थ और सैटेलाइट दो मैसेज हैं, दोनों क्या पड़े हुए हैं, इन्फिनिटी पे पड़े हुए हैं, तो वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तानिया ने बोला इनफाइनाइट, मीना ने बोला 0 यानी मैक्सिमम। तो समीना ने अगेन सही आंसर दिया है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। अब आप क्या ये सवाल आ सकता है कि सर आपने तो बोला था कि अकेला मैच है, इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, ये बात हमें समझ आ गई। अब ये दो पॉइंट दो पार्टीज हैं, गो कि ये पड़े इन्फिनिटी पर है लेकिन आपस में तो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, तो फिर इनकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हम क्यों लेंगे। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है और ये एक यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन है। हर बुक में हर जगह आपको ये मिलेगा, क्योंकि साइंटिस्ट क्या करना चाहते थे, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो यूज करना चाहते थे। क्योंकि जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना, हम वो हमेशा क्या यूज करते हैं, चेंज पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड हम यूज नहीं करते। हम हमेशा वर्ड क्या यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड यूज करते हैं। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी बहुत ज्यादा मतलब है वो मतलब है कंसर्न, उससे हमारा ज्यादा कंसर्न है उससे या पोटेंशियल एनर्जी से है। क्योंकि इन रियलिटी तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह सिंगल मैथ की पोटेंशियल एनर्जी नहीं ना एग्जिस्ट करती, इसी तरह सिंपल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को सिंपल पोटेंशियल एनर्जी बनाने के लिए हमने क्या किया, अपने कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, इन्फिनिटी को है वो हमने एक वो पॉइंट हमने कंसीडर किया जहाँ पर हमने ये अप्रोक्सीमेशन यूज की है कि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, चाहे वो एक बॉडी हो चाहे वो सिस्टम ऑफ बॉडीज हो।
जब वो इन्फिनिटी पे चला गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दो बातें होगी। तीसरी बात कि पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में आपने नेगेटिव का वर्ड यूज करते हैं, तो ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन का वर्ड यूज करते हैं। तो नेगेटिव वर्क डन हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आप देखिए, आप तीसरे सवाल पे आ जाएं। अब अर्थ हमारा फील्ड के अंदर है और ये हमारे इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ सैटेलाइट। तो हमने क्या करना है, सैटेलाइट को फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर लेकर आना है। तो हमें तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये अर्थ क्या कर रही है, इसको अट्रैक्ट कर रही है। ये तो चाहेगी कि मेरे पास आए। तो फिर हम नेगेटिव वर्क डन की इसका क्या मतलब है, तो ये बता सकते हैं? इफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव देन वर्क डन इज नेगेटिव। मतलब समीना एक्सप्लेन इसको करें, इसका क्या मतलब है नेगेटिव वर्क डन का? बॉडी को आउट आउट तो आपकी आवाज नहीं आ रही। जब हम बॉडी को आउटवर्ड लेके जाते हैं तो उसकी जो नहीं, ग्रेविटेशनल बॉडी तो फोर्स अंदर जो आना उसके है, ऊपर बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं आना। उसका बॉडी ने बाहर से अंदर आना है। सर जब हम किसी बॉडी को आउटवर्ड लेकर जाते हैं तो जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी जिसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव होगा। देखिए ना, अच्छा चले यहाँ पर एक और सवाल बन जाता है कि जब फार्मूले में लिखा हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो ये वर्क डन कौन सी फोर्स करती है? एक्सटर्नल फोर्स करती है या इंटरनल फोर्स करती है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो ये वर्क डन कर कौन रहा, हम कर रहे हैं या कोई और फोर्स कर रही है? सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लेते हैं क्योंकि नेगेटिव वर्क का ये भी कंसेप्ट लिया जाता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होता है। तो सिस्टम में तो हमारे पास सेंट्रल बॉडी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का ही वर्क होता है। नहीं, वर्क डन सिस्टम नहीं कर रहा, वर्क डन अर्थ कर रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है। वो पोटेंशियल एनर्जी आप पूरे सिस्टम की करते हैं। तो यहाँ पर बॉडी को अंदर से उसने मतलब इन्फिनिटी से उसने अंदर आना है, तो उसको क्या वर्क डन करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को? इनवर्ट के लिए तो वर्क डन फोर्स भी करना पड़ेगा बिकॉज बॉडी इज मूविंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, नेगेटिव वर्क डन का ये मतलब है कि पहली तो बात आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन का मतलब है बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनका नेगेटिव वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं ना, जैसे हम अगर फोर्स अप्लाई करें तो फिर आप नेगेटिव वर्क डन यूज नहीं करेंगे, फिर आप क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्क डन यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किस तरह वर्क परफॉर्म कर रही है। इन्फिनिटी पे इसकी का कोई पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यानी कि 0 है। ठीक है, तो जब पार्टी फील्ड चेंज के अंदर आती है तो तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है या ज्यादा होती है? सर पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो यानी कि ग्रेविटी किस तरह वर्क कर रही है, ग्रेविटी इस सिस्टम की या इस कंफिग्रेशन की या बॉडी की क्या कर रही है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी से उसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में लेकर आ रही है। और आप जानते हैं कि पूरी यूनिवर्स में हर बॉडी क्या करती है, अपनी मिनिमम एनर्जी में वो जाना चाहती है। मैक्सिमम एनर्जी में कोई नहीं रहना चाहता, मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस सेंस में वर्क कर रही है, इस बॉडी की मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम एनर्जी पर इस बॉडी को ला रही है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर ला रही है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो दूसरी बात ये भी शो करता है कि ये जो नेगेटिव वर्क का जो साइन है ये बताता है कि फील्ड हमारा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो क्या कर रहा है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा है, इसलिए हम नेगेटिव ऑफ वर्क डन हम यूज करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है तो हमने, आप देखें अगर तो इसको आजादाना तौर पे छोड़ दिया जाए, हमारा रोल खत्म कर दिया जाए, फिर क्या होगा कि जैसे ही ये फील्ड के अंदर आएगा तो तेजी से ये बॉडी के अर्थ के पास आ जाएगा। ये काम हमने नहीं होने देना, हमारी यहाँ पर प्रेजेंस लाजमी है। तो हमने क्या करना है, इसकी स्पीड में हमने चेंज नहीं आने देना। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, जैसे ही इसको खींचेगी हमने क्या करना है, हमने इसकी अपोजिट फोर्स लगा देनी है, यानी कि थोड़ा सा इसको पीछे कर लेना है, यानी कि इसको अपोजिट फोर्स लगा लेनी है। लेकिन याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल अर्थ इस पर 1 न्यूटन फोर्स लगा रही है ना, तो आपने जो अपोजिट फोर्स लगानी है वो 1 न्यूटन फोर्स की नहीं लगानी, बल्कि क्या करना है 0.99 कह लें, 0.90 न्यूटन कह लें, यानी कि इतनी कम फोर्स आपने, वो मतलब थोड़ा सा ना मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स लगा देंगे फिर तो ये मूव ही नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी ये मतलब जितनी फोर्स लग रही है उसके अपोजिट आपने फोर्स लगानी, लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स नहीं लगानी, बल्कि अप्रोक्सीमेट अपोजिट फोर्स लगानी है, ताकि बॉडी थोड़ा आगे भी जाए और उसकी वेलोसिटी भी उसकी चेंज ना हो। अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या करना, हमने कांस्टेंट रखना है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए, इसलिए हम भी, हमारी यहाँ पर प्रेजेंस मौजूद होगी। अब हम जो वर्क डन करेंगे वो पॉजिटिव वर्क डन होगा, क्योंकि हम इसको दूर लेके जाना चाह रहे हैं, हम इस पर फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस तरह डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, आप फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। नहीं नहीं सॉरी, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करती है या नेगेटिव वर्क करती है, पहले ये बताएं। ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करती है या नेगेटिव वर्क करती है? ये सर जीरो वर्क करती है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है आपके पास। इसमें जो टोटल वर्क डन बाय द बॉडी होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो ये तो ना पॉजिटिव करती है ना नेगेटिव करती है। वो तो आप क्लोज पाथ का बता रहे हैं ना, मैं एट अ सिंगल पॉइंट की बात कर रहा हूँ। फार्मूले में फिर नेगेटिव वर्क डन का यूज क्यों हुआ है? वो तो नेगेटिव है ना। जी जी, वो तो क्लियरली मेंशन है आपको। नहीं, अगर आप ये बोल रहे कि वर्क डन हो ही नहीं रहा तो फिर आप वो डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन डेल्टा यू इज इक्वल टू -W है। ये सर बेसिकली तौर पे जो वर्क डन हो रहा है ना वो हम कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। हम उसको नहीं एक नहीं, सर्टेन फील्ड में पहली लेके बात यह है कि ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहे हैं। वो वर्क इस पे कर रही है, इसको इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कर रही है। अब ग्रेविटी फोर्स यहाँ पर लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव होना चाहिए। जो नेगेटिव वर्क डन बोल रही हैं, अब देखिए पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, तो ये बॉडी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगी, दोनों में तो सेम एंगल है, वो दोनों की सेम डायरेक्शन है, फिर नेगेटिव वर्क डन कैसे हुआ? क्योंकि सर यहाँ पे आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डाउनवर्ड है, और जो डिस्प्लेसमेंट आप कवर करवा रहे हैं वो अगेंस्ट द फील्ड है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और अभी जो हम आपकी अपनी बात नहीं अप्लाइड कर रहे फोर्स है, सर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अभी अपोजिट सा डायरेक्शन में है, तो अभी वो हम अपनी 180 बात का नहीं एंगल कर होगा। रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में, अभी अपना छोड़ दें, मैं इस पे हाँ जी, वो मेरा तो ये, पॉजिटिव होगा उस तरह से। तो ये बात याद रखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करती है, ठीक है? तो फार्मूले में जो नेगेटिव का साइन है ना,
ये नेगेटिव के साइन किस लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि फील्ड हमारा अट्रैक्टिव होता है। तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेगेटिव वर्क करती है। नेगेटिव का मतलब ये वर्क हमारा पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव को जब नेगेटिव के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फिर वो -W बनता है। क्लियर है ये पॉइंट, कि ग्रेविटी पॉजिटिव वर्क करती है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा -W हासिल होता है। वो जो माइनस है ना, वो ग्रेविटी की वजह से नहीं आ रहा, वो फार्मूले में आता है। डेरिवेशन जब आप करते हैं ना, वो नेगेटिव का साइन आना ही आना है। तो वो नेगेटिव का साइन फार्मूले का है, और वो जो W है वो पॉजिटिव वैल्यू है। समझ आई इस बात की? सर ये लास्ट ये बात बता दें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इसकी क्या वैल्यू होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स तो मैक्सिमम होती है, और अगर आप नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो 0 होती है। अभी उस पे आएंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। ये पॉइंट क्लियर है कि ग्रेविटी क्या कर रही है, पॉजिटिव वर्क कर रही है, ग्रेविटी नेगेटिव वर्क नहीं करती। नेगेटिव का वो मतलब है फार्मूले का। और दूसरी बात है, अगर आपने क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, तो फिर आप फार्मूला कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हम नेगेटिव वर्क डन यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और आप फोर्स इसके अपोजिट लगाते हैं, तो हमारा वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब सॉरी नेगेटिव होता है। हम अब हमारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, तो यानी कि हमारे केस में -W आता है। उस -W को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा क्या आंसर आता है, डेल्टा U इज इक्वल टू +W बाय एक्सटर्नल फोर्स। और अगर आपको न्यूमेरिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स का जिक्र हो, फिर आपका फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू -W, यानी कि वर्क पॉजिटिव होगा, और वो फील्ड के अट्रैक्टिव होने की वजह से जो नेगेटिव साइन आता है उसके साथ आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ तक बातें क्लियर है? मैंने अभी हम चीजों में नहीं जा रहे, नेगेटिव पॉजिटिव नेटवर्क का अभी बात ही हम नहीं कर रहे। मैं जस्ट आपको फार्मूले की फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाना चाह रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल को आपने इस तरह, आपने कंसेप्ट अगर आपके पास होगा तो फिर आप कभी भी न्यूमेरिकल गलत अप्लाई नहीं करेंगे। अब इन चीजों को छोड़ दें कि वो पाथ पे डिपेंड करता है, यानी कि इन चीजों की तरफ हम गए ही नहीं है। हम सिर्फ फार्मूले की बात कर रहे हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू -W। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अभी तो वो आपसे वो बातें, वो मतलब है न्यूमेरिकल का आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वहां पर आपको वर्क की वैल्यू भी मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी मिलेगी, तो वहां पे फिर आपने वो सारी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। क्लियर है ये सारी बातें? और याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ। हमारे पास फार्मूला डेल्टा U इज इक्वल टू -W। तो ये जो फार्मूला है ना -W, तो ये माइनस का जो -W है ना, ये मतलब जो माइनस का साइन है ये W के साथ नहीं है, ये सेपरेट है। यानी कि आपका वर्क डन नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क परफॉर्म करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये सैटेलाइट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। तो ये जो माइनस का साइन है ये वर्क के साथ साइन ही है, ये सेपरेट है। जब ये आप डेरिवेशन करती हैं, चूंकि हमारा फील्ड अट्रैक्टिव है इसलिए फार्मूले में नेगेटिव का साइन आता है, तो ये नेगेटिव का साइन वर्क के साथ नहीं है बल्कि वर्क से सेपरेट है। तो अगर आपसे न्यूमेरिकल में एक्सटर्नल फोर्स का जिक्र आ जाए तो फिर आपने क्या यूज करना है, डेल्टा U इज इक्वल टू, अब चूंकि एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क करती है वो नेगेटिव वर्क करती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो नेगेटिव वर्क होगा। अब आपके एक्सटर्नल फोर्स के केस में आपका आंसर आता है -W।
तो जो पहले से माइनस मौजूद है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल फोर्स के केस में फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, और कंजर्वेटिव फोर्स के केस में फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। क्लियर है सकीना? और दूसरी बात है कि जो हमारी होती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, ठीक है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, ये रिपल्सिव नहीं होती। तीसरी बात, अभी तक आज के लेक्चर में जो मैंने बातें बताई, सबसे पहली बात ये है, यही तानी हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे पास एक पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो आ जाए। आप जहां पर भी तानिया बात करती है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पर आपके अभी, क्योंकि हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान होती है। चेंज पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, सिंगल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि मैं एग्जांपल भी आपको देता होता हूँ कि दुनिया बनी है, पहला रेसलिंग का मैच हुआ है, ठीक है, उस बंदे ने क्या किया है, अपने अपोनेंट को उसने 5 मिनट में हरा दिया है। पहला रेसलिंग का मैच हुआ दुनिया पे और उसने अपने अपोनेंट को 5 मिनट में हरा दिया है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इस बंदे का पोटेंशियल कितना है, तो आप क्या आंसर दोगे, बड़ा इसके अंदर पोटेंशियल है या बड़ा कम पोटेंशियल है, बताएं तानिया। सिर्फ पहले मैच हुआ है, उससे पहले कोई रेसलिंग का मैच नहीं होगा और उसने अपने अपोनेंट को 5 मिनट में हराया है, तो क्या आप बता सकती हैं कि उसका पोटेंशियल कितना होगा? नहीं, जीरो होगा। आप सिंगल पोटेंशियल तब बात करेंगे जब कोई और मैच, दो या दो से ज्यादा मैचेस होंगे। अगर दो मैच हुए हैं, एक मैच में एक रेसलर ने 3 मिनट में हराया है, दूसरे मैच में एक रेसलर ने 5 मिनट में हराया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बंदे का पोटेंशियल कितना है, तो आप बोलेंगे कि जिसने 3 मिनट में हराया है उसके पास पोटेंशियल ज्यादा है। तो यानी कि पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है, यानी कि चेंज पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। जिस तरह पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, सिंगल पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जो चेंज पोटेंशियल एनर्जी वो एग्जिस्ट करती है। तो अब जो चेंज पोटेंशियल एनर्जी वो जो एग्जिस्ट करती है, तो वो दो पॉइंट्स के दरमियान होगी ना। लेकिन जब भी हम बात करते हैं तो हम चेंज पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते, हम क्या बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। तो जब हम ये बात करते हैं इसका मतलब है कि जो दूसरा पॉइंट है ना वो इन्फिनिटी पर है। तो यानी कि एक आपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, रिलेशनशिप को सिंपलर बनाने के लिए, हम ना वो दूसरे पॉइंट को हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी पर ले लेते हैं। उसलिए फिर हम वर्ड यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि हम इन्फिनिटी वाला वर्ड का हम यूज करते हैं। क्लियर है तानिया? एक्सक्यूज मी सर, जी सर मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। पूछें। सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो सिंगल मैस होता है, उसकी सिंगल पॉइंट या सिंगल बॉडी या सिंगल मैस कुछ भी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जीरो होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ड्यू टू पोजीशन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो चीजों के कंपैरिजन की वजह से जो डिफरेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम कहेंगे। हाँ जी, yes, yes। क्योंकि जाहिर है कि पोटेंशियल जी इंटरेक्शन की वजह से आती है। अब पोजीशन का यहाँ पे वही बात आज आपके केस में कर लें, अगर बॉडी यहाँ पर है, यहाँ पर ये प्रिकसर आपके शो हो रहा है, अगर बॉडी यहाँ पर है और अर्थ यहाँ पर है, अब दोनों के डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे चेंज पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अगर बॉडी यहाँ पे चला जाए, यहाँ पे इंटरेक्शन डिफरेंट होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगा। अगर यहाँ बॉडी यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे इंटरेक्शन डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करती है। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी ही असल में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी ही को आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि फार्मूले में आप ये क्या यूज करती हैं, mgh यूज करती हैं। वो जो g है वो तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना,
और ग्रेविटेशन कांस्टेंट किस वजह से आता है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। वो इन रियलिटी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन हम वो वर्ड बोलने में फिर हम उसको जी को यानी ग्रेविटेशन को वो हम स्किप कर देते हैं, हम सिंपल हम पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर देते हैं। लेकिन रियलिटी जो है ना, पूरा जो इसकी कंप्लीट है वो ये होती है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कंप्लीट वर्ड है। पी जो अब लिखते हैं ना, उसका मतलब वो पूरी प्रोनाउंसिएशन क्या बनती है रियलिटी? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये बनता है। तो इस केस में आपका जो दूसरा पॉइंट होता है वो कहाँ पर होता है? इन्फिनिटी पर होता है। अगर आप डेल्टा यू यूज करेंगे, तो जब आप डेल्टा यू यूज करेंगे वहां पर इसका मतलब है दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर हैं, कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी पर नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ यू यूज करें, सिंपल यू, इसका मतलब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर है। क्योंकि इन्फिनिटी पे हमारा वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, इसलिए फिर हमारे पास आंसर क्या आता है? यू आता है। लेकिन सर हम कहते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पोजीशन की वजह से होती है, तो अगर कोई सिंगल मैस है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे नहीं हो सकती? मतलब सपोज दैट एक बॉडी है, अर्थ पे है, और मतलब जमीन पे कोई चीज पड़ी हुई है, और एक बॉडी है उससे थोड़ी सी ऊंचाई पे, लाइक दैट अगर हम कहते हैं छत पे पड़ी है, तो उस लिहाज से हम, अगर वो जो छत पे है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है? अगर आप भी छत पे हैं और बॉडी भी छत पे है, आपके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हम्म। होगी? क्या कहा है आपने? अगर आप भी छत पर है और बॉडी भी छत पर है, तो आपके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल हम्म। एनर्जी कितनी होगी? जीरो। जीरो होगी। और अगर एक बॉडी बंदा जमीन पर है, उसके रिस्पेक्ट से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। हम्म। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हो, हम कोई ना कोई रेफरेंस लेते हैं ना। नहीं, रेफरेंस तो रेफरेंस डेफिनेटली हम मतलब है लेते दूसरा हैं, लेकिन पार्टी। अगर हम, रेफरेंस का मतलब दूसरी अच्छा। पार्टी। सिंगल बॉडी की आप कभी भी बात नहीं कर सकते। जब भी आप बात करेंगे तो आप जो बात कर रही हैं, आप एक बंदा जमीन पर है, वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बात करेगा, अर्थ के रिस्पेक्ट से उसकी हम्म। पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी। यानी कि वहां पर आपके दूसरी पार्टी क्या है? अर्थ। आप क्योंकि अर्थ पे खड़े हैं तो अर्थ है। और अगर आप दूसरी जो छत पे खड़ा है, तो वो जो दूसरी पार्टी है, उन दोनों के बीच पोजीशन का डिफरेंस जीरो है, इसलिए उसके रिस्पेक्ट पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसलिए सिंगल बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा दो बॉडीज के दरमियान एग्जिस्ट करती है। क्योंकि आप हमेशा बॉडीज के रिस्पेक्ट से आप बताती हैं, वही आप रेफरेंस लेती हैं। क्योंकि हमारा जो है ना, जब हम बात करते हैं mgh, तो तब हमारा रेफरेंस क्या होता है? अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ होता है। जितनी मैं पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं ना, कि इस बॉडी के पास 12 जूल है, 20 जूल है, वो सारी की सारी हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो दो बॉडीज आ ना गई, कहीं पर भी आपको सिंगल बॉडी नहीं मिलेगी जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो और वो सिंगल बॉडी हो। क्लियर है? इंसानिया फील्ड वाला कंसेप्ट अलग है, वो तो सिंगल पार्टी का होता है। फील्ड फील्ड का होने के लिए दो पार्टीज का जरूरी नहीं है। फील्ड का सिंगल बॉडी का फील्ड होता है, दो पार्टीज का होना जरूरी नहीं है। लेकिन जो पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी है, इसके लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है या दो पॉइंट्स का होना जरूरी है। तो लेक्चर के खत्म होने में 3 मिनट रहती है, तो मैं अभी तक जो बातें मैंने की हैं वो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात, सिंगल बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, एक बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तीसरी बात, जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, तीनों के केस में जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पर होता है और एक पॉइंट हमारा फील्ड के अंदर होता है। लेकिन जब आप डेल्टा यू यानी कि चेंज पोटेंशियल एनर्जी बात करती हैं, उस केस में हमारे दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर होते हैं। फिर हमने फार्मूले में देखा है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है। तो जब माइनस डब्ल्यू का वर्ड यूज करें तो यहाँ पर इसका मतलब है वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्सेज है। डेफिनेशन में आपको नेगेटिव वर्क डन मिलता है, क्योंकि वो माइनस डब्ल्यू लिखा होता है इसलिए आप वो पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं द नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज। लेकिन इन रियलिटी आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज पॉजिटिव है, और वो जो नेगेटिव का साइन है वो अट्रैक्टिव फील्ड की वजह से आता है, क्योंकि हमने ये देखा भी कि जो कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क परफॉर्म कर रही है, तो इसलिए वर्क इन रियलिटी पॉजिटिव होता है। लेकिन हम वो फार्मूले में चूंकि माइनस डब्ल्यू लिखा होता है, इसलिए हम फिर नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम पढ़ लेती हैं। लेकिन आपको ये जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है या कंसेप्ट के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं तो आप वर्क डन क्या हो जाता है, पॉजिटिव वर्क डन हो जाता है, क्योंकि हम जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो करते हैं नेगेटिव वर्क डन है, तो माइनस डब्ल्यू को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव वर्क डन, यानी कि प्लस डब्ल्यू आ जाता है। लेकिन दोनों में आपको कंसेप्ट के लिए